Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of part C from June 2016 क्वेश्चन पेपर ऑफ रियल एनालिसिस. सो रियल एनालिसिस के पार्ट बी के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं. अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन मैंने उसकी लिंक आई बटन में दे दी है, आप वहां जाके वो वीडियो ज़रूर देखें. सो आज के इस वीडियो में पार्ट सी के रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जून 2016 की. सो जून 2016 में रियल एनालिसिस से पार्ट सी में टोटल 6 क्वेश्चन आस्क किए गए. सो इस वीडियो में सिर्फ हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मैट्रिक्स स्पेस के लिए जो क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो 6 क्वेश्चन है. सो सारे 6 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है 61. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट x1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 डिफाइन xn सीक्वेंस डिफाइन की गई जिसके एलिमेंट है xn-1 प्लस xn-2/2. Then which of the following is या are true? Then first statement कहता है xn is monotonic sequence. Second statement कहता है limit n is tending to infinite xn is equals to 1/2. Third statement कहता है xn is a Cauchy sequence and then last statement कहता है limit n is tending to infinite xn is equals to 2/3. Then part C का क्वेश्चन है then multiple correct options हो सकते हैं, हमें सारे options वेरीफाई करने होंगे. then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो यहाँ से गिवन क्या क्या चीज़ें हैं. एक तो x1 और x2 की वैल्यू है एंड देन xn सीक्वेंस गिवन है xn-1 प्लस xn-2/2. देन xn के बारे में पूछा है. सो अगर xn के एलिमेंट्स लिख के हम xn सीक्वेंस को बनाएं देन कैसी सीक्वेंस बनेगी. यहाँ से x1 एंड x2 हमें ये गिवन है. x1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू 1 देन xn इक्वल्स टू xn-1 प्लस xn-2/2. देन अगर यहाँ से x3 बनाएं देन x3 क्या बनेगी. x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1/2. सो x2 प्लस x1/2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2. सिंप्लीफाई कर लिया हमने. देन सिमिलरली x4 अगर बनाए x4 बनेगी x2 प्लस x3/2 देन 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2/2 विच इज इक्वल्स टू 3/4. and then simply x5 होगी x3 plus x4/2 which is equals to 5/8. and then x6 बनेगी x4 plus x5/2 which is equals to 11/16. similarly x7 and x8 निकाल लिया हमने. then अगर यहाँ से इन एलिमेंट्स को सही तरीके से देखें then x1 x3 x5 x7 सारे ऑड नंबर्स की जो सीक्वेंस है उनमें तो ये रिलेशन है कि x1 इज लेस देन x3 इज लेस देन x5 इज लेस देन x7 एंड सो ऑन. सो यहाँ से जो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस बन रही है वो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. एंड सिमिलरली अगर x2 के एलिमेंट्स को देखें देन ये जो सीक्वेंस बन रही है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रही है. सो यहाँ से एक जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन रही है इवन नंबर की एंड ऑड नंबर की वो कॉरस्पॉन्डिंगली एक तो इंक्रीजिंग आ रही है देन एक डिक्रीजिंग आ रही है. सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से जो सीक्वेंस बन रही है ये मोनोटोनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है या तो वो इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है. बट यहाँ से इन एलिमेंट्स को अगर इस रिलेशन से देखें x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन देन इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है. देन ये इम्प्लाई कर रहा है देन सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक. सो अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है देन हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो तो हो जाएगा डिस्कार्ड, जो कह रहा है सीक्वेंस इज मोनोटोनिक. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन में कन्वर्जेंस की बात की गई है. सो नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं. देन इस क्वेश्चन को ऑप्शन को करने के लिए हम यहाँ से थ्योरम काम में लेंगे. ये थ्योरम हमें कहती है xn+1 सॉरी यहाँ से n+1 आएगा. सो xn+1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट इस टाइप से हो r प्लस r इंटू xn प्लस s इंटू xn-1 बाई r प्लस s वेर s इज ग्रेटर देन 0. देन इस केस में हमारे पास ये जो xn सीक्वेंस आएगी वो कन्वर्स करेगी. तो xn इज कन्वर्स टू a0 इंटू r प्लस 2 इंटू s इंटू a1 बाई r प्लस 2s. सो यहाँ से अगर यहाँ से इस एक्सप्रेशन से गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करें देन हमारे पास xn के एलिमेंट किस टाइप से है. xn इज इक्वल्स टू xn-1 प्लस xn-2/2. सो व्हाट इज हेयर
गिवन लाइक यहाँ से अगर इससे कंपेयर करें देन r इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1 एंड a0 इक्वल्स टू 0 विद a1 इक्वल्स टू 1 है, देन xn यहाँ से ये कन्वर्स करेगी क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है, कन्वर्स करती है व्हेन s इज ग्रेटर देन 0, सो s यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ ही गया। सो xn कन्वर्स करेगी, कहाँ कन्वर्स करेगी, a0 इंटू आर प्लस 2s इंटू a1 प्लस r बाई r प्लस 2s। सो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, देन एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का बनेगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई a प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देन रिजल्ट क्या आएगा 2/3। सो ये सीक्वेंस जो आई है xn ये हमारे पास कन्वर्स करेगी, कहाँ कन्वर्स करेगी 2/3 पर। सो ये सीक्वेंस कन्वर्स करिए 2/3 पर। सो अगर ये 2/3 पर कन्वर्स करिए देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू 2/3 आएगा। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, बट ऑप्शन डी कह रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू 2/3। देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ए डिस्कार्ड हो गया, बी डिस्कार्ड हो गया एंड डी करेक्ट आ गया, बचा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है एक्सन इज कोशी सीक्वेंस। सो अगर एक्शन कोशी होगी देन इसके लिए हमारे पास रिजल्ट कहता है, ये थ्योरम कहती है अ सीक्वेंस an ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कोशी सीक्वेंस। सो अगर कोई भी रियल नंबर में डिफाइंड सीक्वेंस होगी हमारे पास, अगर वो कन्वर्जेंट है देन वो कोशी होगी एंड देन कोशी है तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है, देन दिस वन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रियल नंबर में डिफाइन है ये सीक्वेंस, देन ये सीक्वेंस हमारे पास कोशी सीक्वेंस भी होगी, दैट इज वाई एक्सन इज अ कोशी सीक्वेंस। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट आ गए। अब हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता थे देन विद इन 2 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर रिजल्ट ना पता हो देन थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा क्वेश्चन करने में। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट लेट xn बी एन आर्बिट्ररी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन ऑप्शन ए कहता है xn के बारे में तो सिर्फ इतना ही गिवन है कि xn हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी सीक्वेंस है रियल नंबर की। देन ऑप्शन ए कह रहा है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट xn रेज़ टू द पावर p is less than infinite for some p is between 1 to infinite, यानी p कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। इम्प्लाई कर रहा है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट mod of xn raised to the power q is less than infinite for any q is greater than p। देन यहाँ से ऑप्शन ए की अगर बात करें देन ऑप्शन ए क्या क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल xn तो आर्बिट्ररी सीक्वेंस गिवन है, p कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है, एंड देन q कोई नंबर है विच इज ग्रेटर देन p। देन xn रेज़ टू द पावर p तो कन्वर्जेंट आ रही है, देन यहाँ से अगर q ग्रेटर देन p होगा देन xn रेज़ टू द पावर q भी कन्वर्जेंट आएगी। ये ऑप्शन नहीं करें। सो अगर यहाँ से इस ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं देन फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है xn रेज़ टू द पावर p इज लेस देन इनफाइनाइट फॉर सम p इज बिटवीन 1 टू इनफाइनाइट। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग लिमिट, ये सीक्वेंस हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी xn ये कन्वर्स करेगी xn रेज़ टू द पावर p, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट इज वाई सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट xn रेज़ टू द पावर p इज लेस देन इनफाइनाइट है। देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट मोड ऑफ xn रेज़ टू द पावर p इक्वल्स टू 0। सो अगर ये 0 आ रहा है तो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से दिस वन इज इम्प्लाइंग लिमिट, ये सीक्वेंस हमारे पास जो आ रही है वो n पे डिपेंड कर रही है। सो n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से p का रोल नहीं है। सो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट मोड ऑफ xn इक्वल्स टू क्या आएगा 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, ये टर्म आने से ये इम्प्लाई कर रहे हैं मोड ऑफ xn इज लेस देन 1 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n के लिए। सो ये इम्प्लाई कर रहा है सिंस xn इज लेस देन 1 और q हमारे पास गिवन है ऑप्शन में q इज ग्रेटर देन p। सो इफ q इज ग्रेटर देन p xn इज लेस देन 1 देन xn रेज़ टू द पावर q मस्ट बी लेस देन xn रेज़ टू द पावर p। एंड देन बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें गिवन है ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्स कर दी है। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर बड़ी सीरीज कन्वर्स करिए देन ये छोटी सीरीज भी हमारे पास जो आएगी वो कन्वर्स करेगी। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग बाय कंपैरिजन टेस्ट सम ऑफ x रेज़ टू द पावर q व्हेन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो अगर ये कन्वर्स करेगी देन हमारे पास गिवन ऑप्शन आएगा मोड ऑफ x रेज़ टू द पावर q इज लेस देन इनफाइनाइट, दैट इज वाई ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन।
So in the next question is given that option B कह रहा है sum of n equals to 1 to infinite x n raised to the power p is less than infinite. This one is implying x n raised to the power p हमें फिर से कन्वर्जेंट दिया है for sum p is between 1 to infinite. Then ये imply कर रहा है p भी हमारे पास finite है. Then ये imply कर रहा है sum of n equals to 1 to infinite x n raised to the power q is less than infinite for any. Here q is less than and equals to 1 is less than equals to q is less than p. यानी यहाँ से ये जो q की वैल्यू है बिटवीन 1 to p गिवन है, साथ ही इट कैन बी इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से q लेस देन p गिवन है. सो अगर इसके हम काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर सके देन ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से. सो एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. हमें यहाँ से एक्स एन रेस टू द पावर p जो गिवन है ये तो कन्वर्जेंट गिवन है, एंड देन हमें ये बताना है कि एक्स एन रेस टू द पावर q कन्वर्जेंट नहीं होगा व्हेन q इज लेस देन p. सो इसके लिए हम लेते हैं लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल. सो इफ हियर वी टेक लेट p इक्वल्स टू 2. p इक्वल्स टू 2 लेने से यहाँ से सम ऑफ एक्स एन रेस टू द पावर p इज इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई एन स्क्वायर. ये सीक्वेंस ले ली, xn ले ली हमने 1 बाई एन, एंड देन p अगर 2 लिया है देन ये n स्क्वायर हो जाएगी. सो दिस वन इज बाई p टेस्ट. p टेस्ट कहता है अगर p ग्रेटर देन 1 होगा देन ये सीरीज जो आएगी वो कन्वर्जेंट आएगी, और इफ लेस देन इक्वल्स टू 1 देन दिस वन इज डाइवर्जेंट. सो यहाँ से बाई p टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. सो ये हमने गिवन कंडीशन तो फुलफिल कर दी, एंड देन अब हमें प्रूव करना है एक्स एन रेस टू द पावर q डाइवर्जेंट होगा व्हेन q is greater than equals to 1 and less than p. Then let us take q equals to 1. So अगर q equals to 1 लेंगे then sum of n equals to 1 to infinite 1 by n आ जाएगा, and then by p test p equals to 1 है here. So this one is divergent series. So ये divergent होगी, but ये convergent है. So given condition तो fulfill हो रही है, but x q के लिए ये condition satisfy नहीं हो रही. Sorry, option B था ये. Then ये condition fulfill नहीं हो रही. This one is divergent, then this one is not less than infinite. So this one is implying option B तो discard हो गया. Option B discard हो गया and option A correct हो गया था. Now come to the next option, option C. Option C हमें कहता है given any 1 is less than P is less than Q is less than infinite. Then P Q कोई भी पॉजिटिव नंबर है greater than 1 है and then finite नंबर है. Then there is a real sequence xn such that यहाँ से एक्स एन रेस टू द पावर p तो कन्वर्जेंट गिवन है, बट एक्स एन रेस टू द पावर q हमें इनफाइनाइट गिवन, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ये डाइवर्जेंट है. बट अगर ऑप्शन ए से कंपेयर करें देन ऑप्शन ए में भी यही कंडीशन गिवन थी. यहाँ से p लेस देन q था एंड p फाइनाइट था और ये कन्वर्जेंट थी, देन ये भी कन्वर्जेंट ही प्रूफ हुई थी. देन हमने जैसे ऑप्शन ए को करेक्ट किया था ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स एन कन्वर्जेंट है देन जब एक्स एन रेस टू द पावर क्यू पी कन्वर्जेंट है देन एक्स एन रेस टू द पावर क्यू भी कन्वर्जेंट होगा व्हेन पी इज लेस देन क्यू, एंड दोनों पॉजिटिव फाइनाइट नंबर होंगे ग्रेटर देन 1. दिस वन इज इम्प्लाई अगर ऑप्शन ए करेक्ट हुआ देन ऑप्शन सी उसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा, देन ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन कहता है गिवन एनी 1 इज लेस देन क्यू is less than p is less than infinite, then there is a real sequence xn such that xn raised to the power q p is less than infinite, but xn sum of n equals to 1 to infinite xn raised to the power q is equals to infinite. सॉरी then यहाँ से infinite ये डाइवर्जेंट होगी, यानी xn raised to the power p तो कन्वर्जेंट आएगी बट xn raised to the power q डाइवर्जेंट आएगी. सो ये प्रूव करने के लिए हम सिंपल प्रोसेस काम में लेंगे. देन यहाँ से हमें जो जो कंडीशंस गिवन है हम वो राइट आउट करते हैं. 1 इज लेस देन q इज लेस देन p इज लेस देन इनफाइनाइट, देन सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट एक्स एन रेस टू द पावर p इज लेस देन इनफाइनाइट, बट हमें ये डाइवर्जेंट प्रूफ करना है इक्वल्स टू इनफाइनाइट. सो यहाँ से क्या गिवन है q लेस देन p. सो अगर q लेस देन p गिवन है देन ये इंप्लाई करता है 1 इज लेस देन p बाई q, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से p बाई q इज ग्रेटर देन 1. सो p बाई q अगर ग्रेटर देन 1 आया है then sum of xn raised to the power p, यहाँ से हम लेते हैं xn raised to the power q क्या आएगा, तो हमने यहाँ से xn लिए 1 by n raised to the power 1 by q,
देन ये इम्प्लाई कर रही है विच इज लेस देन इनफाइनाइट, क्योंकि p बाई क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और बाई पी टेस्ट इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी देन सम ऑफ 1 बाई n टू द पावर पी क्यू इज लेस देन इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हमें बताना है ये जो सीरीज ली है हमने 1 बाई n रेस टू द पावर 1 बाई क्यू इज ग्रेटर देन इज डाइवर्जेंट। सो ये सीरीज हमारे पास क्या है, एक्स एन रेस टू द पावर क्यू करेंगे देन 1 बाई एन रेस, हमने जो सीरीज ली है एक्स एन वो तो है 1 बाई एन रेस टू द पावर 1 बाई क्यू। अब हमें निकालना है एक्स एन रेस टू द पावर क्यू, देन पावर क्यू होते दिस क्यू विल बी कैंसल आउट विद दिस क्यू, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो होगी सम ऑफ 1 बाई एन, एंड सम ऑफ 1 बाई एन एक डाइवर्जेंट सीरीज है क्योंकि यहाँ से बाई पी टेस्ट पी इक्वल्स टू 1 आ रहा है, देन बाई पी टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन कंडीशन फुलफिल होगी क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल ही शो करना था। ऑप्शन डी कह रहा है गिवन एनी सीक्वेंस देयर इज अ रियल सीक्वेंस सच दैट, देन एक ऐसी रियल सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल होगी, देन हमने एक काउंटर कंडीशन फाइंड आउट कर ली है, देन कंडीशन फाइंड आउट होते ही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शंस एंड रेस्ट ऑप्शंस आर डिस्कार्डेड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that let f r to r be a continuous function and fx plus 1 is equals to fx for all x belongs to r, then option A कह रहा है f is bounded above but not bounded below, option second कह रहा है f is bounded above and bounded below but may not attain its bounds, third option कह रहा है f is bounded above and below but f attains its bounded, and last option कह रहा है f is uniformly continuous। तो ये ऑप्शन बताने से पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। f जो गिवन है हमें r टू r एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, एंड देन साथ ही हमें गिवन है f x प्लस 1 इक्वल्स टू f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो अगर इस कंडीशन को देखिए f x प्लस 1 इक्वल्स टू f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ये हमारे पास एक पीरियडिक फंक्शन है। सो ये एक पीरियडिक फंक्शन और साथ ही कंटिन्यूस है। सो f इज कॉन्टिन्यूस प्लस पीरियडिक फंक्शन। सो कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस और पीरियडिक होता है देन वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होता है, देन ये एफ आर टू आर कॉन्टिन्यूस है एंड पीरियडिक फंक्शन, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एफ एक्स हमारे पास आर टू आर एफ एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा पूरे रियल फील्ड में। सो पूरा रियल नंबर में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, देन एफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कंडीशन से, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस एंड पीरियडिक होता है देन इस केस में हमारे पास जो एफ एक्स आता है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा, देन ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो फंक्शन एफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। सो अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है किसी भी डोमेन में, देन इस डोमेन में अगर कॉन्टिन्यूस है देन लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट्स। मतलब अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा किसी भी डोमेन में देन उसके एंड पॉइंट्स पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देन हमारे पास यहाँ से ये फंक्शन पूरे आर में कॉन्टिन्यूस है, देन पूरे आर में कॉन्टिन्यूस है, देन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ही कॉन्टिन्यूस है, देन माइनस इनफाइनाइट एंड देन प्लस इनफाइनाइट दोनों पे इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों पे इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो एंड एफ अटेन्स इट्स बाउंड्स, यानी फंक्शन के सारी बाउंड्स लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन बाउंडेड अबव भी एंड बाउंडेड बिलो भी है, देन यहाँ से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो करेक्ट हो जाएंगे। एंड ए और बी कह रहे हैं बाउंडेड अबव है बट बाउंडेड नहीं है, देन फंक्शन हमारे पास बाउंडेड ही आएगा क्योंकि पूरे डोमेन में फंक्शन फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, देन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गए, देन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 67. In this question given that let A be any set and PA be the power set of A, that is the set of all subsets of A is PA which is equals to B where B contained in A, then which of the following is are true about the set PA, then PA equals to 5 for some A, option A कह रहे, option B कह रहे PA is finite set for some set A, third option कह रहा है PA is countable set for some A, and then last option कह रहा है PA is uncountable set for some A। so यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है A is any set, A कोई भी एक सेट है एंड PA इसका पावर सेट है,
जो कि इस तरीके से है। पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए की सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन बनेगा उसे कहते हैं पावर सेट। सो वो होगा पावर सेट। तो पावर सेट के बारे में हमें सारे ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पावर सेट फाई होगा किसी सेट ए के लिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पावर सेट फाइनाइट सेट होगा किसी सेट ए के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पावर सेट काउंटेबल होगा किसी सेट ए के लिए। एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है पावर सेट अनकाउंटेबल होगा किसी सेट ए के लिए। सो अगर पावर सेट की बात करें, कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी n है, लेट अस टेक अ सेट A विद कार्डिनलिटी n, देन कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू n आएगा। देन इसका जो पावर सेट होगा इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन। देन पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2n। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, व्हेन n इक्वल्स टू 1 कोई भी एक सेट लेंगे, देन किसी भी सेट की कार्डिनलिटी 1 होगी, देन इस केस में 2n विच इज इक्वल्स टू 2। देन उसके 2 सबसेट्स बनेंगे, एक तो होगा फाइव एंड देन दूसरा वो सेट खुद। सो एटलीस्ट 1 कार्डिनलिटी का अगर कोई सेट होगा देन उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2। एंड देन उससे हायर का होगा देन उसी हिसाब से 2n उसके सबसेट बनेंगे, देन उसकी पावर सेट की आ जाएगी कार्डिनलिटी क्या होगी। सो अगर एक सेट लेते हैं 5 सेट, सो अगर 5 सेट लेंगे देन उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 0। सो 2n व्हाट इज दिस वन इज इक्वल्स टू 1। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग पावर सेट कभी भी फाई नहीं हो सकता, पावर सेट कैन नेवर बी फाई। साथ ही ये कंडीशन भी होती है पावर सेट नेवर एम्प्टी। सो पावर सेट कभी भी फाई नहीं हो सकता। अगर एम्प्टी सेट भी लेंगे देन उसका एक सबसेट तो होगा फाई का सबसेट फाई तो होता ही है हर सेट का, पावर सेट में एक सबसेट फाई आता ही है। सो दैट इज वाई पावर सेट कैन नेवर बी फाई। सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फॉर सम सेट ए, देन दिस वन इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। यहाँ हमने लिया था अगर सेट 1 कार्डिनलिटी का कोई भी सेट लेते हैं, एक सेट हमने अज्यूम कर लिया 1, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ए। सो इसका पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी 2, एक तो 5 आएगा एंड देन एक खुद आ जाएगा। सो 2 हो गए इसके। सो पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट फॉर सम ए। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एंड सिमिलरली अगर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी कह रहा है पावर सेट इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए। सो यहाँ से इस ए के लिए काउंटेबल आ गए, दैट इज वाई ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सो बी एंड सी तो करेक्ट हो गए। एंड लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें, पावर सेट इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए। अगर पावर सेट अनकाउंटेबल हो गया, यहाँ से पावर सेट की कार्डिनलिटी 2n ली हुई है। सो यहाँ से अगर ए हम नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, सो नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी अलिफ नॉट। तो 2n इज इक्वल्स टू सी, कंटिन्यूम आ जाएगा और कंटिन्यूम होता है अनकाउंटेबल। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से पावर सेट अनकाउंटेबल आ जाएगा। सो पावर सेट अगर फॉर सम सेट ए, लेट अस टेक ए इक्वल्स टू जेड, ए इक्वल्स टू एन, ए इक्वल्स टू क्यू, देन इन केसेस में हमारे पास जो पावर सेट बनेगा वो अनकाउंटेबल सेट होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट आ जाएगा, हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। सो यहाँ से ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों करेक्ट ऑप्शन है। और फर्स्ट ऑप्शन को हमने डायरेक्ट रिजल्ट से या फिर हमने यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी किया, उससे डिस्कार्ड कर दिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question number 68, in this question given that which of the following functions is या are uniformly continuous on the interval 0 to 1। so यहाँ से interval 0 1 दिया हुआ है एंड देन बताना है कौन से जो फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है 1/x, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है sin 1/x, थर्ड ऑप्शन कह रहा है x sin 1/x एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है sin x/x। सो यहाँ से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बताना है। सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, सो कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है एंड देन लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एट एंड पॉइंट्स। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके अंदर तो हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। देन अगर इसके एंड पॉइंट्स पे भी इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है देन इस केस में एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सो इस केस में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहाँ से इसके एंड पॉइंट्स में भी इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, क्योंकि ये फाइनाइट सेट में लिया गया है। सो फाइनाइट सेट में अगर लिया गया है देन यहाँ से 0 to 1 ये एक फाइनाइट सेट है, इंटरवल की फाइनाइट लिमिट्स है, एंड पॉइंट 0 and 1 फाइनाइट दिए हैं, दैट्स वाई फाइनाइट सेट फाइनाइट इंटरवल हो गया। वैसे इंटरवल अनकाउंटेबल होता है बट यहाँ से इसकी ए एंड बी की लिमिट 0 and 1 ये दोनों फाइनाइट वैल्यूज़ है। सो यहाँ से अगर इन दोनों पे
पहले तो फंक्शन 0 to 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड देन 0 and 1 पे इसकी लिमिट फाइनाइटली अगर एग्जिस्ट करेगी देन इस केस में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमें कहा गया 1/x। सिंस 1/x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बट व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 देन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिट टेंड करती है इनफाइनाइट पे, सो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती। व्हेन x is tending to 0 the limit is tending to infinite, that is why this function is not uniform continuous। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में भी साइन फंक्शन है, सो साइन फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है बट यहाँ से व्हेन x is tending to 0 अगेन 1/x is tending to infinite देन साइन इनफाइनाइट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, दैट इज वाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों डिस्कार्ड हो गए। एंड देन थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x। सो यहाँ से इस फंक्शन को भी प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, 1/x इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से भी इस फंक्शन को प्रॉब्लम होगी व्हेन x इज टेंडिंग टू 0। सो व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 तो इस पूरे फंक्शन की अगर बात करें देन इसकी लिमिट इस x की वजह से किस पे जाएगी, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 दिस लिमिट ऑल्सो टेंडिंग टू 0 बिकॉज ऑफ फंक्शन x साइन x है, सो इसकी लिमिट 0 पे जाएगी देन फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है एंड देन 0 and 1 पे से 1 पर तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, साइन ऑफ 1 वैल्यू आएगी, फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज वाई ये फंक्शन 0 to 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस भी है एंड एंड पॉइंट्स पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन कहते हैं साइन x/x। सो इस फंक्शन में व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 तो साइन 0/0 एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल्स रूल कहता है साइन 0/0, सो 0/0 फॉर्म बन रही है, सो एल हॉपिटल्स रूल में न्यूमिनेटर का ऊपर डिफरेंशिएशन होगा, नीचे डेनोमिनेटर का होगा डिफरेंशिएशन, सो वैल्यू आएगी cos of x/1। सो व्हेन x is tending to 0 this value will be tending to 1, सो फाइनाइट वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर व्हेन x is tending to 1 तो साइन 1 आ जाएगी, सो दोनों केस में फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एंड पॉइंट्स पे एंड देन 0 to 1 के पीछे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी, सो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन से बने, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। सिंपली हमने एक रिजल्ट काम में लेके ऑप्शन सी एंड डी को करेक्ट कर लिया है। Now come to the next question. This one is last question of this video. In this question, given that define f on 0 to 1 by f of x हमें given है, f of x एक function given है, f of x is equal to x square when x is rational and x cube when x is irrational. Then बताना है f is not Riemann integrable on 0 to 1. Second option करें f is Riemann integrable on Riemann integrable n. Integration between 0 to 1 f of x dx is equals to 1/4. Third option करें f is Riemann integrable n. Integration between 0 to 1 f x dx is equals to 1/3. And then last option करें f 1/4 is equals to integration 0 bar to 1 f x dx is less than 0. Integration between 0 to 1 bar f x dx which is equals to 1/3, where this limit and this limit are the lower and upper Riemann integrals of f. So देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चारों ऑप्शन में Riemann तीन ऑप्शन में तो Riemann इंटीग्रल की बात की गई है एंड देन लास्ट ऑप्शन में अपर Riemann सब एंड लोअर Riemann इंटीग्रल की बात की गई है। सो एफ ऑफ एक्स हमें जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स 0 to 1 के बीच में डिफाइन किया गया है एंड देन साथ ही एफ ऑफ एक्स इस टाइप से लिया गया है कि एक्स रैशनल होगा देन एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगी एंड देन एक्स इरेशनल होगा देन एक्स क्यूब वैल्यू आएगी। सो अगर इस फंक्शन की बात करें, सो इस फंक्शन में अगर कॉन्टीन्यूटी डिफाइन करें, सो ये फंक्शन कहाँ कॉन्टीन्यूस होगा, जब इसके दोनों अपर हाफ एंड लोअर हाफ की वैल्यू इक्वल आएगी। सो ये दोनों वैल्यू जब इक्वल आएगी उसी केस में फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। सो इस केस में कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ डिफाइन करेगी व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा, तभी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन हमें अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू h1x प्लस h1x और h2x व्हेन x इज डज नॉट इक्वल्स टू व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल या फिर x बिलोंग्स टू इरेशनल टाइप का फंक्शन गिवन हो, देन ये फंक्शन कहाँ कॉन्टीन्यूस होगा, व्हेन h1x माइनस h2x इज इक्वल्स टू 0 होगा, देन इसी के रूट्स पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। देन यहाँ से अगर लेंगे देन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के रूट्स पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
सो इसके रूट्स यहाँ से क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस वन इज इम्प्लाई या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा या फिर एक्स इक्वल टू वन होगा। सो यहाँ से x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू वन अगर आया है, सो एफ एक्स इज ओनली कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू वन। सो यहाँ से फंक्शन सिर्फ इन दो ही पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है एंड एन इंटरवल 0 to 1 के बीच में अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। सो इन अनकाउंटेबल पॉइंट्स के बीच में सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके अलावा भी कितने पॉइंट्स बचे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बचे, इनफाइनाइट पॉइंट्स बचे। सो एफ एक्स हैज़ इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, एफ एक्स इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल, क्योंकि इफ एफ इज रिमान इंटीग्रेबल देन एफ एक्स हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन में काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा देन उसमें एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही हो सकती है। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ एटमोस्ट, सॉरी यहाँ से एटमोस्ट भी आएगा साथ में, एफ ऑफ एक्स हैज़ एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देन यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे काउंटेबल है, बचे हुए अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे तो डिसकंटिन्यूटी ही है। दैट इज वाई एफ एक्स इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल। सो अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा देन यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1, एंड देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएंगे जो कह रहे हैं एफ इज रिमान इंटीग्रेबल। सो ये दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, एंड देन लास्ट ऑप्शन यहाँ से अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लास्ट ऑप्शन में अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल के बारे में पूछा गया है। सो अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल के बारे में बात करें तो उससे पहले एक्स हमें जो डिफाइन किया गया है, एक्स हमें डिफाइन किया गया है 0 to 1, 1 के बीच में 0 to 1 क्लोज इंटरवल 0 to 1 लिया गया है। सो इसके अंदर से एक्स अगर बिलोंग्स कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब जब भी एक्स 0 to 1 के बीच में बिलोंग्स करेगा सो एक्स क्यूब की वैल्यू लेस देन एक्स स्क्वायर आएगी। जनरली वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आता है when x is greater than equals to 1, बट यहाँ से x is less than equals to 1 है, between 0 to 1 है, सो यहाँ से x क्यूब मस्ट भी लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा। सो ये कंडीशन तो हमने नॉर्मल मेथड से अपनी लॉजिक से फाइंड आउट की है। सो यहाँ से अपर रिमान इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 बार एफ एक्स जी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एफ पी हो जाएगा, वेयर पी इज अ पार्टीशन। अपर रिमान इंटीग्रल के लिए यू एफ पी हमने काम में लिया है, where p is a partition. Similarly, अगर लोअर रिमान इंटीग्रल की बात करें then this one will be equals to LFP which is equals to लोअर रिमान सम where p is a partition. So for any partition we know that कोई भी पार्टीशन हो उसके लिए UFP always greater than equals to LFP आता है। देन यहाँ से प्रीवियस हमने सॉल्व किया है कि R is not रिमान इंटीग्रेबल। सो अगर R रिमान इंटीग्रेबल होता है देन इस केस में UFP इज इक्वल्स टू LFP होता है, बट यहाँ से फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, दैट इज वाई ये आ जाएगा UFP इज ग्रेटर देन LFP, क्योंकि इक्वल्स टू की कंडीशन तो व्हेन एफ आर इज फंक्शन इज R इंटीग्रेबल हो तब आती है, बट यहाँ से फंक्शन R इंटीग्रेबल नहीं है, दैट इज वाई UFP मस्ट बी ग्रेटर देन LFP आएगा। सो UFP होता है हमारे पास अपर रिमान सम यहाँ से। सो UFP यहाँ से क्या आएगा, sum of r equals to 1 to n mr ir, where ir is this one interval, ir interval है xr minus 1 to xr और mr है इसका सुप्रीमम, इस इंटरवल का सुप्रीमम mr। सो इसका सुप्रीमम अगर लेंगे देन इसका सुप्रीमम कहाँ से आएगा, यहाँ से हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स आर। सो इस पूरे इंटरवल में सुप्रीमम एक्स स्क्वायर आएगा। सो पूरे इंटरवल में सुप्रीमम एक्स स्क्वायर आएगा। तो जैसे इस इंटरवल में सुप्रीमम की बात करेंगे, इस इंटरवल में सुप्रीमम हमें यहाँ से एक्स आर पे मिलेगा विच इज इक्वल्स टू एक्स आर स्क्वायर। सो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर इंटरवल देन एम आर इज इक्वल्स टू एक्स आर स्क्वायर। तो यहाँ से यू एफ पी इज इक्वल्स टू सम ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n एक्स आर स्क्वायर इंटू आई आर। देन अगर कोई फंक्शन जी एक्स एज्यूम करें, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आर हो, एक्स स्क्वायर हो, देन वेन एक्स इज बिलोंग्स टू 0 to 1। सो इसका सुप्रीमम इसके लिए यू एफ पी का मान यू एफ पी इज इक्वल्स टू इसके लिए यू जी पी के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ से ये जिसका पार्टीशन हमने ये लिया है एक्स आर के लिए, जिस पार्टीशन के लिए हमने यू एफ पी डिफाइन किया है उसी का
होल इंटरवल हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए एक फंक्शन gx डिफाइन है, देन ये इम्प्लाई कर रहा है UFP इज इक्वल टू UGP आएगा। सो UGP हमारे पास यहाँ से जो g ऑफ x फंक्शन है ये x स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है बिटवीन x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए तो यहाँ से सबसे पहले ये इम्प्लाई करता है अगर UFP इक्वल्स टू UGP है, देन इसके लिए इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 बार fx dx इज इक्वल्स टू इसका इन्फीमम आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ UFP, देन इन्फीमम ऑफ UFP इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ, ये दोनों अगर इक्वल है देन इन्फीमम ऑफ UGP आ जाएगा। देन दिस वन इज इम्प्लाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 बार fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 1 बार gx dx। सो ये इम्प्लाई कर रहा है gx हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो gx अगर कॉन्टिन्यूस है देन ये इम्प्लाई कर रहा है gx रिमान इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि हमने पहले स्टेटमेंट बताया हुआ है कि कोई भी फंक्शन जब रिमान इंटीग्रेबल होगा देन उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। सो ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, देन दिस वन इज इम्प्लाई फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा। सो फंक्शन अगर आर इंटीग्रेबल है देन इसके लिए इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 बार gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 बार एक्स स्क्वायर dx, और हमें पता है इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी x³ इंटीग्रेशन, तो अपर एंड लोअर लिमिट 0 and 1 है विच इज इक्वल टू 1/3। सो ये इम्प्लाई कर रहा है इसके लिए इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 बार fx dx इज इक्वल टू 1/3 आ गई। सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हमें LFP निकालनी है। LFP होगा सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr IR। सो IR हमारे पास फिर से वही इंटरवल है XR+1 XR-1 to XR वेयर, और MR है इसका इन्फीमम। सो इस इंटरवल का इन्फीमम क्या आएगा, हमने क्या डिफाइन किया था, x³ इज लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x इज बिलोंग्स टू 0 to 1। सो यहाँ से इसका इन्फीमम क्या आएगा, इसका इन्फीमम आएगा इस टर्म पे, और इन्फीमम आएगा XR-1 क्यूब। सो यहाँ से इन्फीमम आ गया स्मॉल mr इज इक्वल्स टू XR-1 क्यूब। सो LFP आ गया हमारे पास सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to n XR-1 क्यूब इंटू IR। सो अगर कोई फंक्शन hx डिफाइन करें विच इज इक्वल्स टू h³ और विच hx इक्वल्स टू x³ वेयर x इज बिलोंगिंग टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। सो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करता है, ये जिसका सब इंटरवल लिया गया है हमारे पास XR+1 to XR, ये इसी का सुपर इंटरवल होगा। सो इसका जो इन्फीमम होगा देन इसका इन्फीमम इक्वल आ सकता है। सो दोनों का इन्फीमम अगर इक्वल आएगा देन LFP इज इक्वल्स टू LHP आ जाएगा। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन 0 बार to 1 fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 बार to 1 hx dx, और hx इक्वल्स टू x³। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इम्प्लाइज आर इंटीग्रेबल होगा, और जब ये आर इंटीग्रेबल होगा देन इसका इंटीग्रेशन हम सिंपली कर लेंगे, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 x³ dx विच इज इक्वल्स टू x to the power 4/4 अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से वैल्यू आएगी 1/4। सो इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 fx dx इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया। सो ये लोअर रिमान इंटीग्रल, एंड इससे पहले हमने यहाँ से निकाला था अपर रिमान इंटीग्रल। सो दिस वन इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया था हमारे पास अपर रिमान इंटीग्रल। सो अपर रिमान इंटीग्रल आया हमारे पास 1/3 एंड लोअर रिमान इंटीग्रल आया 1/4। सो अगर ऑप्शन की बात करें हमें ऑप्शन भी यही कह रहा है। यहाँ से ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी हमें यही कह रहा है। यहाँ से हमारे पास अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल 1/4 है एंड देन अपर रिमान इंटीग्रल 1/3 आया है। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस बने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए तो हमने सिंपल लॉजिक से ही करेक्ट कर लिया, क्योंकि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिर्फ x इक्वल्स टू 0 एंड 1 पे ही कॉन्टिन्यूस है, अदर देन अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। सो अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है देन उसमें एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही हो सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया एंड देन सिंपली हमने ऑप्शन डी करेक्ट कर लिया। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2016 में पूछे गए रियल एनालिसिस के टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।